लाहौर की वो सर्द सुबह। तारीख थी 3 मार्च 2009। श्रीलंका की क्रिकेट टीम एक शानदार बस में बैठकर स्टेडियम की तरफ बढ़ रही थी। खिलाड़ी अपनी अपनी सीट पर रिलैक्स कर रहे थे, कानों में ईयरफोन लगे थे। तभी अचानक लिबर्टी गोल चक्कर के पास बस के सामने एक सफेद रंग की कार आकर रुकती है। अगले ही सेकंड गोलियों की बौछार शुरू हो गई। गोलियों की कान फाड़ देने वाली आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। बस के शीशे चकनाचूर होकर खिलाड़ियों के ऊपर गिरने लगते हैं। एक खिलाड़ी चिल्लाता है, नीचे झुको, वो हमें मार रहे हैं। खून से लथपथ खिलाड़ी बस के फर्श पर एक दूसरे के ऊपर लेटे हुए हैं। बाहर से कोई रॉकेट लॉन्चर तान रहा है तो कोई बस के नीचे हैंड ग्रेनेड फेंक रहा है। चंद सेकंड में ही खेल का मैदान मौत के अखाड़े में बदलने वाला था। क्या कोई जिंदा बचेगा या क्रिकेट के इतिहास का सबसे खौफनाक दिन इन सब की कब्रगाह बन जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्यम वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल 302 फाइल्स। आज मैं आपको क्रिकेट के इतिहास की एक ऐसी सच्ची और खौफनाक घटना सुनाने जा रहा हूं जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। एक ऐसी घटना जिसे याद करके आज भी खिलाड़ियों की रूह कांप जाती है। एक ऐसा दिन जब क्रिकेट के बल्ले और गेंद की जगह बंदूकों और गोलियों ने ले ली थी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो 302 फाइल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आज की ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा खौफनाक सच है जो मेरे और आपके सामने घटा था। आप बस आंखें बंद कर दीजिए और मेरी आवाज के साथ उस मंजर में उतर जाइए। आपको ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ आपके सामने ही हो रहा है। कहानी की जड़ें साल 2008 से जुड़ी हैं। 2008 में भारत के मुंबई शहर पर एक बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ था, जिसे हम 26/11 के नाम से जानते हैं। इस हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हो गए थे। भारतीय क्रिकेट टीम को साल 2009 की शुरुआत में पाकिस्तान का दौरा करना था, लेकिन इस भयंकर आतंकवाद और दोनों देशों के बीच बिगड़े हालात को देखते हुए भारत सरकार ने टीम को पाकिस्तान भेजने से साफ इनकार कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) उस समय भारी नुकसान की कगार पर खड़ा था। उन्हें किसी भी तरह एक इंटरनेशनल सीरीज करवानी थी ताकि दुनिया को ये संदेश जा सके कि पाकिस्तान क्रिकेट खेलने के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। ऐसे में पाकिस्तान ने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड से गुजारिश की। श्रीलंका और पाकिस्तान के रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे थे। पाकिस्तान ने श्रीलंका को प्रेसिडेंशियल लेवल यानी राष्ट्रपति स्तर की सुरक्षा देने का वादा किया। श्रीलंका के खिलाड़ी भी तैयार हो गए। उन्हें लगा कि क्रिकेट के मैदान पर भला कोई क्यों हमला करेगा। क्रिकेट तो लोगों को जोड़ने का खेल है। पर उन्हें नहीं पता था कि कट्टरपंथ और आतंकवाद की आग में इंसानियत कब की जलकर राख हो चुकी है।
फरवरी 2009 में श्रीलंका की टीम पाकिस्तान पहुंच गई। पहला टेस्ट कराची में खेला गया, जो शांति से खत्म हो गया। इसके बाद दोनों टीमें दूसरे टेस्ट मैच के लिए लाहौर पहुंची। लाहौर, जिसे पाकिस्तान का दिल कहा जाता है, वहां का गद्दाफी स्टेडियम क्रिकेट के लिए बहुत मशहूर है। 1 मार्च 2009 को लाहौर टेस्ट शुरू हुआ। श्रीलंका ने पहले बैटिंग की और कमाल का प्रदर्शन किया। पहले 2 दिन का खेल बहुत ही शानदार रहा। थिलन समरवीरा ने शानदार दोहरा शतक जड़ा था। कुमार संगकारा ने बेहतरीन पारी खेली थी। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में दर्शक तालियां बजा रहे थे। सब कुछ एकदम सामान्य था। 2 मार्च की शाम को जब खेल खत्म हुआ तो श्रीलंका के खिलाड़ी बहुत खुश थे। उन्होंने स्टेडियम से अपनी होटल पैल कॉन्टिनेंटल तक का सफर हंसी मजाक करते हुए तय किया। अब आती है 3 मार्च 2009 की वो मनहूस सुबह। लाहौर में हल्की हल्की ठंड थी। सुबह के करीब 8 बज रहे थे। पैल कॉन्टिनेंटल होटल में श्रीलंकाई खिलाड़ी नाश्ता कर रहे थे। किसी ने ब्रेड पर जैम लगाया था तो कोई कॉफी की चुस्कियां ले रहा था। खिलाड़ियों के चेहरों पर एक सुकून था। आज टेस्ट मैच का तीसरा दिन था और श्रीलंका की टीम बहुत मजबूत स्थिति में थी। नाश्ता करने के बाद सभी खिलाड़ी अपनी किट बैग लेकर होटल की लॉबी में आ गए। बाहर एक आलीशान और आरामदायक बस उनका इंतजार कर रही थी। इस बस के ड्राइवर का नाम था मेहर मोहम्मद खलील। खलील पिछले कुछ दिनों से इस टीम को होटल से स्टेडियम और स्टेडियम से होटल ले जाने का काम कर रहा था। खिलाड़ियों के साथ उसकी अच्छी जान पहचान हो गई थी। ठीक 8:30 पर श्रीलंकाई टीम की बस गद्दाफी स्टेडियम के लिए निकल पड़ी। बस के आगे पीछे सुरक्षा के लिए पुलिस की गाड़ियां थीं, जिनमें हथियारबंद पुलिस वाले बैठे थे। इस बस के ठीक पीछे एक मिनी वैन चल रही थी, जिसमें मैच के अंपायर और रेफरी बैठे थे। इनमें मशहूर ऑस्ट्रेलियन अंपायर साइमन टॉफेल, स्टीव डेविस, पाकिस्तानी अंपायर अहसान रजा और मैच रेफरी क्रिस बॉर्ड शामिल थे। होटल से स्टेडियम की दूरी मुश्किल से 10 से 15 मिनट की थी। बस अपनी रफ्तार से सड़कों पर दौड़ रही थी। अंदर खिलाड़ी बहुत रिलैक्स थे। कोई गाना सुन रहा था, कोई अपने घर वालों से मैसेज पर बात कर रहा था, तो कोई खिलाड़ी बाहर लाहौर की सड़कों को देख रहा था। श्रीलंका के कप्तान महिला जयवर्धने और स्टार खिलाड़ी कुमार संगकारा आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे। होटल से निकलने के कुछ मिनटों बाद लगभग 8:39 पर टीम की बस लाहौर के मशहूर लिबर्टी गोल चक्कर के पास पहुंची। स्टेडियम यहां से अब सिर्फ कुछ ही 100 मीटर की दूरी पर था। अचानक बस के सामने एक सफेद रंग की कार आकर रुकती है। ड्राइवर खलील ने ब्रेक लगाया, इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता कि ये कार यहाँ क्यों रुकी है। धमाकों की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा। गोलियों की बारिश होने लगी। ये कोई आम गोलियों की आवाज नहीं थी।
ये AK-47 जैसे आधुनिक राइफलों की गूंज थी। गोलियों की बौछार सीधे बस के सामने वाले शीशे पर होने लगी। बस के अंदर बैठे श्रीलंकाई खिलाड़ियों को पहले तो लगा कि शायद बाहर कोई आतिशबाजी हो रही है। कुमार संगकारा ने बाद में बताया था कि उन्हें लगा शायद कोई फैन पटाखे छोड़ रहा है। लेकिन अगले ही पल जब बस का मोटा शीशा टूटकर अंदर गिरा और गोलियां बस की बॉडी को चीरते हुए अंदर घुसने लगी, तब उन्हें एहसास हुआ कि ये कोई आतिशबाजी नहीं है, बल्कि एक भयंकर आतंकी हमला है। नीचे झुको, नीचे लेट जाओ, बस के अंदर से कोई जोर से चिल्लाया। सभी 15-16 खिलाड़ी अपनी अपनी सीटों से खिसककर बस की संकरी गली में एक दूसरे के ऊपर गिर पड़े। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बाहर 12 आतंकी मौजूद थे। उनके चेहरे खुले हुए थे। उनके कंधों पर बैग थी और हाथों में भारी हथियार। वे किसी भी कीमत पर श्रीलंकाई टीम को जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे। इस पूरी साजिश को बेहद ठंडे दिमाग से रचा गया था। गोलियां बारिश की तरह बरस रही थी। आतंकी बस को चारों तरफ से घेर कर फायरिंग कर रहे थे। एक गोली बस के अंदर आई और श्रीलंकाई खिलाड़ी थिलन समरवीरा की जांघ में जा घुसी। समरवीरा दर्द से चीख पड़ी। खून का फव्वारा फूटा। उनके पास ही लेटे हुए थरंगा परनविताना के सीने पर एक गोली आकर लगी। वो बेहोश होने लगे। संगकारा के कंधे को छूते हुए एक छर्रा निकल गया। अजंता मेंडिस और सुरंगा लकमल भी घायल हो गए थे। पूरी बस के अंदर बारूद और खून की गंध फैल गई थी। खिलाड़ी एक दूसरे के ऊपर लेटे हुए सिर्फ ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहे थे। बाहर पाकिस्तान पुलिस के जवान अपनी जान पर खेलकर आतंकियों का सामना कर रहे थे। आतंकियों की ट्रेनिंग इतनी पुख्ता थी कि उन्होंने चुन चुनकर पहले बस के सुरक्षा घेरे को तोड़ा और उन पुलिसकर्मियों को गोलियों से भून दिया। 6 पुलिसकर्मी वहीं सड़क पर तड़प तड़प कर शहीद हो गए। कहानी में ऐसा पल भी आया जब मौत बस के दरवाजे पर खड़ी थी। बस के ड्राइवर मेहर खलील की सीट के पास लगातार गोलियां लग रही थीं। खलील ने अपनी जान बचाने के लिए खुद को स्टीयरिंग व्हील के नीचे झुका लिया था। तभी एक आतंकी ने बस के अगले हिस्से पर निशाना साधकर एक हैंड ग्रेनेड फेंका। अगर वो ग्रेनेड बस के अंदर फट जाता तो पूरी की पूरी श्रीलंकाई टीम के चिथड़े उड़ जाते। लेकिन किस्मत देखिए, वो ग्रेनेड बस के नीचे जाकर गिरा और फटा नहीं। तभी दूसरे आतंकी ने एक कदम और आगे बढ़ाया। उसने अपने कंधे पर एक रॉकेट लॉन्चर रखा और निशाना सीधे बस पर लगा दिया। जरा सोचिए, एक रॉकेट लॉन्चर जो बड़े बड़े टैंकों को उड़ा देता है,
वो एक साधारण सी बस पर तना हुआ था। बस के अंदर लेटे दिलशान ने खिड़की के कांच से ये खौफनाक मंजर देखा। उन्होंने चीख कर कहा, वो रॉकेट दागने वाला है। आतंकी ने ट्रिगर दबाया। एक भयानक आवाज के साथ रॉकेट निकला। लेकिन चमत्कार, वो रॉकेट बस के ठीक ऊपर से सनसनाता हुआ निकल गया और सामने एक बिजली के खंभे से टकरा गया। एक बहुत बड़ा बम धमाका हुआ। अगर निशाना कुछ इंच भी नीचे होता तो आज श्रीलंका क्रिकेट टीम का नामो निशान मिट गया होता। टीम के बस के ठीक पीछे आ रही अंपायरों की वैन का भी बुरा हाल था। आतंकियों को लगा था कि शायद इसमें भी खिलाड़ी हैं। उन्होंने उस मिनी वैन के ड्राइवर को सबसे पहले गोली मारी। ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। वो गाड़ी वहीं रुक गई। अंदर बैठे अंपायर सीट के नीचे छिप गए। पाकिस्तानी अंपायर अहसान रजा को 2 गोलियां लगी। एक गोली उनके फेफड़े में और दूसरी उनके पेट में जा घुसी। वो खून से लथपथ होकर गिर पड़ी। उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं लग रही थी। उसी समय इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी और उस मैच के रेफरी क्रिस बॉर्ड ने एक अकल्पनीय बहादुरी दिखाई। अपनी जान की परवाह न करते हुए वे एहसान रजा के ऊपर लेट गए ताकि रजा को और गोलियां न लगे। ब्रॉड अपने हाथों से रजा के घाव को दबाए हुए थे ताकि खून का बहना रुक सके। ऑस्ट्रेलियन अंपायर साइमन टॉफिल अपनी आंखों के सामने इस मौत के तांडव को देखकर बुरी तरह सहम गए थे। चारों तरफ सिर्फ चीख पुकार, गोलियों की तड़तड़ाहट और धमाकों की गूंज थी। वापस श्रीलंका टीम की बस की तरफ चलते हैं। बस गोलियों से छलनी हो चुकी थी। बस के टायर पंचर हो चुके थे। चारों तरफ धुआं ही धुआं था। तभी बस के अंदर से श्रीलंकाई टीम के असिस्टेंट कोच पॉल फॉरब्रेस और खिलाड़ी तिलक रत्ने दिलशान ने ड्राइवर को आवाज लगाई, गाड़ी भगाओ, गो गो गो, हमें यहां से निकालो। ड्राइवर मेहर खरे, जो अब तक गोलियों से बचने के लिए नीचे दुबका हुआ था, उसे समझ आ गया कि अगर बस यहीं खड़ी रही तो कुछ ही पलों में सब के सब मारे जाएंगे। खलील ने हिम्मत जुटाई। गोलियों की परवाह किए बिना वो सीट पर सीधा हुआ। उसने क्लच दबाया और एक्सीलरेटर पर पूरी तरह से पांव रख दिया। बस के टायर फट चुके थे। बस लोहे के रिम पर चल रही थी। चिंगारियां निकल रही थी। बस डगमगा रही थी। लेकिन खलील ने हार नहीं मानी। वो लगातार भारी फायरिंग के बीच बस को गोल चक्कर से निकालकर गद्दाफी स्टेडियम की तरफ भगाने में कामयाब रहा। आतंकियों ने पीछे से गोलियां बरसाई, लेकिन बस उनकी पहुंच से बाहर निकल चुकी थी।
चंद मिनटों में बस किसी तरह घिसटती हुई गद्दाफी स्टेडियम के गेट के अंदर पहुंच गई। खलील ने बस रोकी। बस का दरवाजा खुला और खिलाड़ी पागलों की तरह बस से बाहर भागे। कोई लंगड़ाते हुए भाग रहा था तो कोई किसी के सहारे चल रहा था। वे सीधे स्टेडियम के ड्रेसिंग रूम में घुसे। वो ड्रेसिंग रूम जहां क्रिकेट की रणनीतियां बनती थी, जहां जश्न मनाया जाता था, आज वो किसी युद्ध के बाद के अस्पताल जैसा दिख रहा था। खिलाड़ियों के सफेद कपड़े खून से लाल हो चुके थे। थिदन समरवीरा की जांघ से लगातार खून बह रहा था। थरंगा परनविताना, जिनके सीने पर गोली लगी थी, वो सदमे में थे। बाद में पता चला कि गोली उनकी छाती की हड्डी से टकराकर वहीं रुक गई थी, जिससे उनकी जान बच गई। हर कोई एक दूसरे को देख रहा था, यह पक्का करने के लिए कि उनके सभी साथी जिंदा हैं या नहीं। महिला जयवर्धने, जो कप्तान थे, उन्होंने तुरंत सभी की गिनती शुरू की। सब लोग मौजूद थे। जान बच गई थी, लेकिन दहशत का जो साया उनके चेहरों पर था, वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। संगकारा ने बाद में एक इंटरव्यू में बताया था कि उस पर ड्रेसिंग रूम में एक अजीब सी खामोशी थी। कोई कुछ बोल नहीं रहा था, बस सबकी आंखों में एक ही सवाल था, हम बच कैसे गए। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने तुरंत पूरे गद्दाफी स्टेडियम को छावनी में तब्दील कर दिया। घायल खिलाड़ियों और अंपायर अहसान रजा को तुरंत एयर एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। अहसान रजा की हालत बहुत नाजुक थी। उनका कई घंटों तक ऑपरेशन चला। चमत्कारिक रूप से वो भी बच गए। अब सबसे बड़ी चुनौती थी कि बाकी खिलाड़ियों को सुरक्षित उनके देश वापस भेजना। पाकिस्तान सरकार कोई और रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसीलिए तय किया गया कि खिलाड़ियों को स्टेडियम से सीधे एयरलिफ्ट किया जाएगा। गद्दाफी स्टेडियम के उस हरे भरे पिच के बीचों बीच, जहां कुछ घंटे पहले क्रिकेट खेला जा रहा था, वहां पाकिस्तानी वायुसेना के हेलीकॉप्टर आकर उतरे। खिलाड़ियों को उन हेलीकॉप्टरों में बिठाया गया और सीधा एयरबेस ले जाया गया। वहां से एक चार्टर्ड प्लेन के जरिए उन्हें कोलंबो, श्रीलंका के लिए रवाना कर दिया गया। जब श्रीलंकाई खिलाड़ी कोलंबो एयरपोर्ट पर उतरे तो उनके परिवार वाले रोते हुए उनसे लिपट गए। वो मंजर इतना भावुक था कि देखने वालों की आंखें भर आई। मौत को इतना करीब से देखकर वापस आना किसी पुनर्जन्म से कम नहीं था। दोस्तों, घटना तो खत्म हो गई, लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर हमला किया किसने था? इतनी बड़ी साजिश रची कैसे गई? और इन आतंकी संगठनों को फंडिंग कहां से मिल रही थी? जब पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों ने जांच शुरू की तो कई चौंकाने वाले फैक्ट्स सामने आए।
जो बातें मैं अब आपको बताने जा रहा हूं वो शायद कोई जानता न हो। जांच में पता चला कि ये 12 आतंकी बहुत ही इत्मीनान से पैदल आए थे। उन्होंने लिबर्टी गोल चक्कर के पास अपनी पोजीशन ली थी। उनके पास इतना असलाह बारूद था कि वो एक छोटी सी सेना से लड़ सकते थे। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि हमला करने के बाद जब पुलिस का रिस्पॉन्स धीमा पड़ गया तो ये आतंकी अपने हथियार वहीं सड़कों पर छोड़कर पैदल ही गलियों में गायब हो गए। उन्होंने किसी गाड़ी का इस्तेमाल भागने के लिए नहीं किया ताकि उन पर शक न हो। पुलिस को मौके से जो हथियार मिले उनमें रॉकेट लॉन्चर, हैंड ग्रेनेड, AK-47 राइफलें, भारी मात्रा में गोलियां और सूखे मेवे शामिल थे। सूखे मेवे इसीलिए रखे गए थे ताकि अगर पुलिस के साथ कोई लंबी मुठभेड़ हो तो वे सरवाइव कर सकें। जांच में इस हमले के पीछे कुख्यात आतंकी संगठन लश्कर-ए-जंग का हाथ होने की बात सामने आई। ये वही आतंकी संगठन था जो पाकिस्तान में भयंकर कट्टरपंथ और आतंकवाद फैलाने के लिए जिम्मेदार रहा है। कहा जाता है कि इस आतंकी संगठन का असली मकसद श्रीलंकाई खिलाड़ियों को मारना नहीं था बल्कि उनका अपहरण करना था। वे पूरी बस को हाईजैक करके खिलाड़ियों को बंधक बनाना चाहते थे ताकि पाकिस्तान सरकार पर दबाव डालकर अपने जेल में बंद आतंकी साथियों को रिहा करवा सके। लेकिन ड्राइवर खलील की बहादुरी और पुलिस की जवाबी फायरिंग ने उनकी इस साजिश को नाकाम कर दिया। जब अपहरण का प्लान फेल हो गया तब उन्होंने खिलाड़ियों को जान से मारने की कोशिश की। इस घटना ने पाकिस्तान के खुफिया तंत्र और सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी थी। जो प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी का वादा किया गया था वो पूरी तरह से खोखला निकला। आतंकियों को टीम बस का रूट, टाइमिंग और सुरक्षा की हर बारीकी की जानकारी थी। बिना किसी अंदरूनी मदद के इतनी सटीक टाइमिंग के साथ हमला करना नामुमकिन था। 3 मार्च 2009 का वो दिन सचमुच क्रिकेट के इतिहास का सबसे काला दिन बन गया था। इस एक घटना ने पाकिस्तान से क्रिकेट को पूरी तरह छीन लिया। इस हमले के बाद पूरी दुनिया में ये मैसेज चला गया कि पाकिस्तान किसी भी सूरत में सुरक्षित देश नहीं है। ICC ने तुरंत कड़े कदम उठाए। पाकिस्तान से सभी अंतर्राष्ट्रीय मैच छीन लिए गए। यहाँ तक कि 2011 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जिसकी सह मेजबानी पाकिस्तान को करनी थी वो भी उससे छीन लिया गया और उसके मैच भारत और श्रीलंका और बांग्लादेश में शिफ्ट कर दिए गए। पाकिस्तान की टीम को अगले 10 सालों तक अपने सारे घरेलू मैच दुबई और अबू धाबी में खेलने पड़े। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान
इजमाम उल हक ने एक इंटरव्यू में बड़े दुख के साथ कहा था, 2009 की घटना हमारे लिए एक बुरे सपने के तरह थी। एक गलती की वजह से हमें 10 साल की सजा मिली। हमारा क्रिकेट 10 साल पीछे चला गया। हमारे युवा खिलाड़ी अपने ही देश में अपने ही लोगों के सामने खेलने से महरूम रह गए। जरा सोचिए, एक देश जहां क्रिकेट धर्म की तरह पूजा जाता है, वहां एक दशक तक कोई इंटरनेशनल मैच नहीं हुआ। मैदान सूने हो गए और क्रिकेट प्रेमी अपनी टीम को लाइव देखने के लिए तरस गए। आतंकवाद ने सिर्फ इंसानों की जान नहीं ली, बल्कि एक पूरे देश की खुशी और उनके सबसे पसंदीदा खेल का भी कत्ल कर दिया गया। इस पूरी त्रासदी में जहां एक तरफ कट्टरपंथ का क्रूर चेहरा दिखा, वहीं दूसरी तरफ इंसानियत की मिसालें भी सामने आईं। बस ड्राइवर मेहर मोहम्मद खलील रातों रात हीरो बन गए। अगर उस दिन वो हिम्मत हार जाते या बस छोड़कर भाग जाते, तो शायद श्रीलंका का कोई भी खिलाड़ी जिंदा वापस नहीं लौटता। श्रीलंका सरकार ने मेहर खलील को विशेष रूप से अपने देश आमंत्रित किया। उन्हें राजकीय सम्मान दिया गया, नगद राशि दी गई और श्रीलंकाई जनता ने उन्हें पलकों पर बिठाया। आज पाकिस्तान में क्रिकेट धीरे धीरे वापस लौट रहा है। कई सालों की मेहनत और कड़ी सुरक्षा के बाद टीमें फिर से वहां जा रही हैं। लेकिन 3 मार्च 2009 के उन जख्मों के निशान आज भी क्रिकेट जगत के सीने पर ताजा हैं। श्रीलंका के उन खिलाड़ियों की आंखों में आज भी वो खौफ देखा जा सकता है, जब उनसे उस दिन के बारे में पूछा जाता है। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि भविष्य में ऐसा काला दिन खेल की दुनिया में फिर कभी देखने को न मिले। खेल के मैदान पर सिर्फ छक्के चौकों की गूंज होनी चाहिए, न कि गोलियों की तड़तड़ाहट। तो दोस्तों, ये थी 2009 में श्रीलंकाई टीम पर हुए आतंकी हमले की पूरी और सच्ची कहानी। मैंने कोशिश की कि आपको हर वो बारीक फैक्ट बताऊं जो शायद मुख्य धारा की खबरों में पीछे छूट गया था। मुझे यकीन है कि ये कहानी सुनकर आपको भी अच्छा लगा होगा, जैसे आप उसी बस में बैठे थे और वो सब आपके सामने घट रहा था। अगर आपको मेरी ये रिसर्च और ये कहानी सुनाने का अंदाज पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है। क्या उस दिन पाकिस्तान की सुरक्षा में जानबूझकर ढील दी गई थी? क्या ये कोई बहुत गहरी साजिश थी? और हाँ, ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची और अनसुनी क्राइम फाइल्स और ऐतिहासिक घटनाओं को सुनने के लिए आपके अपने चैनल 302 फाइल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि अगला वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं आपका दोस्त सत्यम वर्मा मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द
एक नई कहानी और एक नई फाइल के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद।